मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना है। आपने मेरा क्यों इंट्रोडक्शन देना है? भाई हम म्यूजिक पे बात करना जो जा रहे हैं म्यूजिक पे कर लें बात। चले ठीक कि है। बस डायरेक्ट ही करें। डायरेक्ट ही मदर भाई, कोई तारुफ तुरुफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही काम करें। टेंशन कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वैस क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक है, सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें। बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं समझूं। हम्म। ये कहते हैं कि जी 7 सुर होते हैं, ये 8 क्यों नहीं होते, 9 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, 12 क्यों नहीं होते, कौन हमें रोकता है? किसने आगे कहा कि जी सुर सिर्फ 7 ही होंगे? हम्म। इसकी क्या साइंस है और क्या ये फनकारी है? ठीक है मदर भाई। असल में सुर जो है ना, हम्म, 7 नहीं होते। अच्छा। जो टोटल आपके म्यूजिक थ्योरी के मुताबिक जो नोट्स, हम पॉपुलरली जो नोट्स जितने यूज होते हैं ना, वो होते हैं 12। ओके। 12 नोट्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन ईयर जो है ना, उस वो पता नहीं, पुराने लोगों ने, ये ग्रीक्स को क्रेडिट दिया जाता है कि हम्म, उन्होंने ये सारे पंगे पुंगे लिए हैं और एक्सपेरिमेंटेशन किया है इस तरह की। हम्म, आई एम श्योर उससे पहले भी होंगे लोग, कि जो ह्यूमन ईयर को जो सुनने में जो प्लीजिंग लगती है ना साउंड्स, हम्म, वो ये 7, उन 12 में से 7 एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आप इनको बजाएं या गाएं, तो वो ह्यूमन ईयर को ज़्यादा प्लीजिंग साउंड करती है। ओके। और उसमें एक ये चीज़ है कि 7 सुर तो वो हैं जो कि हमारे म्यूजिक में, पॉपुलर म्यूजिक में यूज किए जाते हैं। हम्म, यानी आपका वेस्टर्न म्यूजिक पॉपुलर जितना हो गया, हमारा बॉलीवुड म्यूजिक जितना हो गया, पाकिस्तानी म्यूजिक जितना हो गया। हम्म, अगर आप ये टर्की और ये सऊदी अरब साइड पे चले जाए में ना, तो यहाँ पे 7 सुरों से भी ज्यादा सुर वो अपने म्यूजिक में यूज करते हैं। सही। यानी हमारा अगर है ना सा और रे, हम्म, और रे के बाद अगर गा है लेट्स से, हम्म, तो वो उनके रे और गा के बीच में कोई 2-3 सुर और होंगे, अच्छा। जो कि वो अब मुझे नहीं पता, मैंने स्टडी नहीं किया हुआ कि हम्म, वो उसको नोटेट या प्रोनाउंस कैसे करते हैं। हम्म, लेकिन वो अपने म्यूजिक में वो धड़ाधड़ी यूज करते हैं। और जब हम उनका म्यूजिक सुनते हैं तो एवरेज लिसनर जो है ना, हम्म, एवरेज क्या बल्कि मतलब जो लोग म्यूजिक करते हैं, हम्म, उनको भी वो सुन के ना थोड़ा अनप्लेजेंट सा लगता है। मतलब अनप्लेजेंट से मुराद थोड़ा, यानी वो फ्रीक्वेंसीज जो है ना, इतनी अच्छी नहीं साउंड करती, क्योंकि हम उस चीज पे वो नहीं है, कस्टम नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताओ इसमें कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगेगा, आपको कैसे पता है? मतलब भाई जिस तरह है ना, हमारे क्या लें, कंडीशनिंग की गेम है सारी। हम्म, ये मतलब लोग जो हैं वो 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, फिर हम्म, एक थ्योरी डिवाइस कर सही देते है। हैं कि भाई ये इसका, अगर हम यूं करते हैं तो ये अच्छा है, और यूं करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, कि इस पे भी बड़ी ना पॉलिटिकल डिबेट भी बड़ी होती है, हम्म, कि म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसीज है ना, वो कहते हैं कि हमारा जो म्यूजिक, जो अब पॉपुलर म्यूजिक जो बनता है ना, वो बीच में एक एरा में उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। हम्म, 440 हर्ट्ज के ऊपर जो है ना, उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया था कि अब सारा म्यूजिक इसी फ्रीक्वेंसी पे बनेगा। हम्म, जबकि लोग जो, अब इसमें मुझे नहीं पता कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है, लोग कहते हैं कि जो असल जो नेचर के करीब फ्रीक्वेंसी है ना, वो है 432। हम्म, तो ये 440 हर्ट्ज जो है ना, ये किसी साजिश के तहत किया गया है कि भाई बस इससे हम ये करें फलाना करें। तो इसमें भी बड़े कंडीशनिंग की गेम है सारी। सो इसमें हम कोई सैंपल वगैरह हैं? कहते यही हैं लोग जो, मतलब अब मैंने इस पे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हम्म, लेकिन लोग ये कहते हैं कि 432 ज़रा ज़्यादा कामिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम्म, और इवन सो लोग ये भी क्लेम करते हैं कि उस 432 फ्रीक्वेंसी के अंदर हीलिंग पावर्स भी मौजूद हैं। हम्म, यानी वो एक हैं हमारे जो कोक स्टूडियो के कंपोजर हैं रुहेल हयात, उनकी एक ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टॉक है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पहले ग्लासेस पहनता होता था, यानी मेरी नज़र कमज़ोर थी, हम्म, तो मैंने 432 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी से अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया, हम्म, तो कुछ अरसे में मेरी ग्लासेस भी उतर गई। फिर उन्होंने बताया कि मेरे कमरे के कोने में एक प्लांट होता था, हम्म, वो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस स्पीकर की तरफ ग्रो होना शुरू हो गया, उसकी डायरेक्शन उस तरफ जाना शुरू हो गई। सही। तो मे बी देयर इज सम ट्रूथ टू इट।
मे बी पहले नॉट। फ्रीक्वेंसी पे हम आते हैं, इससे पहले हम वापस जाते हैं जो हम सुर की बात कर रहे हैं। सुर, सरगम और रागनियाँ, इस तरह की भी कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। क्या वो जो 12 रागनियाँ हैं ये वही चीज़ है जो तुम बता रहे थे कि असल में 12 सुर हैं, उनमें से 7 सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो 12 जो रागनियाँ हैं वो यही हैं, सेम है या डिफरेंट है? अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि रागनियाँ किस चीज को कहते हैं। मेरे ख्याल में शायद टोन्स को ही कहते हों या 12 सुरों को ही कहते हों रागनियाँ। तो ये एक अच्छा, है। इसमें अगर हम फिर इसी से ही सवाल मेरा निकलता है, एक चीज इसमें फ्रीक्वेंसी हो गई है, एक हो गया इसमें पिच हो गई है। अब पिच का फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक है? ये मतलब भाई ये बड़ी ना एक वो है, मतलब कह ले मिस्टीरियस एलिमेंट एक है म्यूजिक का, कि एक तो रिलेशनशिप ये अभी तक कोई क्वांटिफाई नहीं कर सका कि ये किस तरह से ये काम चीज करती है, और दूसरा ये भी अभी तक कोई क्वांटिफाई नहीं कर सका कि फ्रीक्वेंसीज की इंटरेक्शन से हमारे इमोशंस पे क्यों असर पड़ता है। मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जब वो बजाई जाती हैं तो यू फील हैप्पी, और कुछ फ्रीक्वेंसीज अगर बजाई जाएं तो यू फील सैड, या इस तरह जो हम मिथ्स और ये लेजेंड्स हैं, आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितना ट्रूथ है। लोग ये भी करते हैं कि जो पुराने उस्ताद थे, उस्ताद तानसेन वगैरह, वो लोग उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऐसे ऐसी फ्रीक्वेंसीज, ऐसे ऐसे राग इजाद किए जिनसे बारिश हो जाती है। यानी वो कहने का ही मकसद है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसीज हमारे इमोशंस पे अफेक्ट करती है तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो बादलों के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करती होंगी, उनके खास जो है ना पॉइंट्स को ट्रिगर करती होंगी विच कॉजेज रेनफॉल। तो एक बड़ा ये फ्रीक्वेंसीज की गेम है। बल्कि मदर भाई आपको ना यूट्यूब पे एक वीडियो में दिखाऊंगा, एक बंदा है उसने क्या काम किया कि एक मेटल प्लेट रखी और उस मेटल प्लेट के ऊपर ना रैंडम सैंड उसने फेंक दी। इन मतलब सिर्फ फेंक दी ना, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बस सैंड गिरी हुई है। फिर उसने स्पीकर पास ले जाके ना कुछ नोट्स बजाए, तो वो सैंड खुद ही से वाइब्रेट होके ना अपने आप को रीअरेंज करती है और डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स जो है ना उस स्टील की प्लेट के ऊपर बनाती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो पैटर्न्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि रैंडम है, खूबसूरत पैटर्न्स, वो देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, उसकी रीज़न तो ये हो सकती है ना, अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो हमारी साउंड है, इट इज़ अ वेव, इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, पिच या पर सेकंड कितने वो निकाल रही है, साइकिल्स निकाल रही है। तो अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली एक सुर बजाएंगे या एक ख़ास साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो ख़ास पैटर्न की वेव ही हम निकाल रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता होगा कि वो पार्टिकल उस जो साउंड वेव है उसके साथ सिंक कर जाते होंगे, नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें फिर अगर हम देखें कि मुझे तो सुर में कुछ चेंज नज़र नहीं आता, यानी एक आम बंदे की हैसियत से अगर मैं देखता हूँ, सा रे तो सेम ही लग रहे हैं, सारे गामा पादा नी सा, इधर आ उधर जा, इधर जा कहाँ जा, तो अपेरेंटली तो ये सारे सेम ही हैं, यानी सेम साउंड सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में फ्रीक्वेंसीज चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे आप बजाएं। मतलब ये मेरे पास जो ये गिटार पड़ा है ना, गिटार इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि ये इसमें मैं अगर आपको, बल्कि मेरे से पहुंच से दूर है, तो अगर आप इसकी जो ये फ्रेट बोर्ड को देखें ना, इस पे जो डिविजन्स हुई हुई हैं, उन डिविजन्स का सिर्फ काम ये है कि उसने स्ट्रिंग को डिफरेंट लेंथ का करना है बस। तो जितनी छोटी होती जाएगी स्ट्रिंग, उतनी उसकी पिच जो है ना बारीक होती जाएगी, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इसी तरह जितनी लंबी होती जाएगी स्ट्रिंग, उतनी उसकी पिच नीचे गिरती जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी गिरती जाएगी, तो आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। क्या ये स्पीकर्स कैपेबल होते हैं कि ये इतनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। और अगर आपने जो आपने बात की ना कि अगर कोई बंदा खुद यानी अगर एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहे, तो आप अपने फ़ोन के ऊपर यू कैन डाउनलोड एन ऐप कॉल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, आप डिफरेंट तरह के हर्ट्स की ना फ्रीक्वेंसीज आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट तो हो गया, वो तो मुझे दिखा देगा कि 30 मेगाहर्ट्ज जनरेट कर रहा है। अब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए मेरे इस मोबाइल में वो स्पीकर ही नहीं है जो उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा या वो जो भी है वाइब्रेट करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी।
लेकिन फोन के स्पीकर्स पे मैंने तो करता रहा हूँ जनरेट, और आप सुन भी सकते हैं। मतलब ह्यूमन की भी एक है ना वो रेंज है 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज तक। तो मेरे ख्याल में फोन के स्पीकर पे आप 100 से 200 हर्ट्ज तक आपको नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर फोन स्पीकर। लेकिन अगर आप एक बड़ा स्पीकर ले आए ना कोई, और उसके साथ एक अगर आप एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर लें, तो फिर आपको काफ़ी यानी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज भी आपको बड़ी क्लियरली सुनाई देती हैं। तो ये है इसमें जादू। सवाल अब दोबारा ये होता है कि कुछ लोग म्यूज़िक बजाते हैं और वो म्यूज़िक बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है, कुछ लोग बड़ा बकवास होता है। वेयर एज जो टॉप म्यूजिशियन होते हैं वो बिल्कुल घटिया तरीन म्यूज़िक जो मुझे लग रहा है उसको कहेंगे वाह 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 क्या बजाया है इन्होंने, क्या खान साहब ने क्या किया। ठीक है, स्पेशली जब मैं गौरव वगैरह को देखता हूँ तो मतलब वो म्यूज़िक मुझे बड़ा बकवास लग रहा होता है। स्पेशली जो मतलब जो बाबे माने जाते हैं उनका म्यूज़िक, ऐसा क्यों है? अच्छा, अब उसमें एक म्यूजिक का मतलब भाई थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एक गाना जो है ना वो बनता कैसे है। तो सिंपल सा है कि लेट से आपके पास 12 सुर है ना, आप उनमें से कोई एक सुर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा बेस है, यानी ये हमारे इस गाने की बेस है, हमारा ये सुर है। अब इन 12 सुरों के बेसिकली हमने नाम भी रखे हुए हैं, सिंपल नाम है, वेस्टर्न लैंग्वेज में हम ABC यूज करते हैं। ठीक है, ए के बाद ए शार्प, बी सी शार्प, बी का शार्प नहीं होता, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। तो ये 12 सुर हो गए, और उसके बाद जी शार्प के बाद दोबारा ए और फिर ए शार्प, इस तरह ये सीक्वेंस रिपीट होता रहता है। तो हम इन 12 सुरों में ना हम चूज कर लेते हैं कि हमारा जो इस गाने की बेस होगी ना वो कौन सा सुर होगा। यानी बेस से मुराद ये है कि हम जितने भी अपने इस वेरिएशन वगैरह करके हमने लैंड उसी पे करना है। ठीक है जी, ये जनरल एक वो है म्यूजिक का असूल। अच्छा, यानी 7 सुरों का अगर कोई राग है ना तो 7 के 7 सुर दे स्टार्ट साउंडिंग प्रिडिक्टेबल, क्योंकि आप जो है ना उनका इफेक्ट ऐसा पड़ता है ह्यूमन के ईयर के ऊपर। एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैं कहता हूँ यार गा मेरा बेसिक सुर है। हाँ, अब गा इस तरह से जो है ना हमें पहले सुर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास इसमें साउंड सिस्टम इसमें मैं इनकॉर्पोरेट कर नहीं सकता। तुमने समझाना है ना, तुमने ये थोड़ी करना है बना के दिखाना है। असल में वो साउंड के साथ जो है ना वो समझाया जाएगा कि कैसे वो काम करती है। तुम गले से वो आवाज नहीं निकाल सकते? मैं दो सुर इकट्ठे नहीं निकाल सकता गले से। अच्छा, मसला ये है इकट्ठे निकालने तो हमें तो एक ही सुर नहीं सुनाई नहीं, जब आप यानी कोई गाना सुन रहे होते हैं ना तो गाने में पीछे आपके कॉर्ड्स बज रहे हैं या बेस गिटारिस्ट बेस बजा रहा है या कीबोर्ड बज रहा है और ऊपर सिंगर गा रहा है। तो सिंगर के पास पीछे एक रेफरेंस चल रहा है, एक पीछे एक कॉर्ड चल रहा है कि जी उस बेस के अगेंस्ट वो सुर लगा रहा है। अगर वो कहे कि यार मैं जो हूं ए सुर में गाना कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो हम फिर म्यूजिशियंस ए के हिसाब से सारे कॉर्ड्स वगैरह एडजस्ट करते हैं। अगर कोई सिंगर कहता है कि नहीं यार मैं ए के नहीं मैं सी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ गाने में, तो फिर म्यूजिशियंस सी के हिसाब से सारे कॉर्ड्स को एडजस्ट करते हैं। तो ये भी एक ना मसला है। तो खैर मकसद ये था कि वो जो म्यूजिक हमें बोरिंग लग रहा होता है ना वो इसलिए बोरिंग लग रहा होता है कि इट स्टार्ट साउंडिंग प्रिडिक्टेबल, क्योंकि ह्यूमन ईयर के पास ये ताकत है मौजूद कि अगर उसको 3 नोट्स इन सक्सेशन सुनाए जाए ना तो वो चौथा प्रिडिक्ट कर लेता है कि यार अब ये चौथा अब क्या आएगा। तो बोरिंग म्यूजिक वो होता है जो प्रिडिक्ट कर लेता है। जो लोग बाबे माने जाते हैं ना ये वो क्या करते हैं कि वो नोट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस नहीं करते, वो एक किस्म का रैंडम ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो रैंडम नहीं भी होता, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल किस्म का ऑर्डर होता है जिससे आपको होता है कि यार ये इसने सोचा कैसे है। तो बेसिकली जो म्यूजिशियंस को अप्रिसिएशन मिल रही होती है ना वो इस बात पे मिल रही होती है कि यार इसने ये वाली कितना रैंडम और कितना घटिया बजाया है कि इसने ये परम्यूटेशन सोची कैसे है। मतलब ये तो म्यूजिशियन कह जी मैंने तो सोचा ही कुछ नहीं, मैं तो अन्य वाह बस बजा दिया। नहीं, अब यही मजहबी क्वालिटी है कि यू कांट प्रेडिक्ट कि उसने क्या सोचा है, कि इसने सोचा भी है कि नहीं। इसीलिए जो है ना ये म्यूजिक एक तो बस फिर आप शर्म में कहते यार वाह वाह कहाँ सब क्या बात है। हाँ, और उसमें करते हैं ना जी बिल्कुल। और उसमें फिर ये कि जो
बस वो बजाई जा रहे हैं या जो नहीं भी है। लेकिन जो म्यूजिक वगैरह जो मतलब म्यूजिक से जो सिंगर होते हैं मोस्टली, इवन जो गिटार या वो बजा रहे होते हैं, वो क्या पाइप सा होता है, हम्म तो वो ऑडियंस को बीच में वो करते हैं, यानी हाथ ऊपर ये करें वो करें, ताली हम्म बजाएं, ऐसे करें, आवाज निकालें, वो करते हैं। हम्म तो वो तो अपेरेंटली लग रहा होता है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, या वो हम्म सिर्फ वीडियो जो शूट हो रही होती है उसको बड़ा अच्छा बनाने के लिए करते हैं, क्या होता है वो? नहीं मजर भाई, अब जो पॉपुलर म्यूजिक है ना, हम्म पॉपुलर म्यूजिक के साथ तो आम आदमी भी जो है, यानी जो कि इतना म्यूजिक के साथ जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो कि एज अ लिसनर है, हम्म तो वो उसको भी इंजॉय कर लेंगे वो। यानी हर इंसान में एटलीस्ट एक रिदम की थोड़ी बहुत सेंस तो मौजूद होती है, इवन के सुर की भी सेंस मौजूद ही होती है। हम्म उनको पता नहीं होता कि मेरे में है सेंस या नहीं है। हम्म तो जो बाबे या इस तरह के लोग हैं ना जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी ऑडियंस भी फिर वैसे ही होती है हम्म मोस्टली। हम्म यानी आप अगर मैं आपको जिस तरह याद है, आप एक दफ़ा आपके मैं ऑफिस आ रहा था, हम्म तो रास्ते में एक वो क्या नाम है, सिरोद म्यूजिक लगा हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि यार ये मैंने सुना हुआ है। हम्म अगर आप उसकी सेटिंग देखें ना, कि वो जहाँ पे परफॉर्मेंस हुई है, वो एक पता नहीं कोई बड़ा हॉल है, कोई एल्बर्ट हॉल है शायद लंदन में, और ये वो, और उनकी जो ऑडियंस है वो फुल यानी ना कह लें एलीट टाइप की, जो यानी इसको म्यूजिक को उस तरह से सुनते हैं, एक खास इंटेंशन से सुनते हैं ना वो, कि यार हमने इसको सुनना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, ब्रेक डाउन करना है, और फिर हमने इसको अप्रिशिएट करना है। लेकिन अगर आम जिस तरह फेस्टिवल्स में होते हैं, ये कोक फेस्ट हो गया हमारा, इसमें जिस तरह के क्या नाम है गाने बजते हैं, और तो वो इतने ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो इस तरह के होते हैं कि आम आवाम भी आराम से एंजॉय कर ले उनके साथ। सही। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, हम्म चूंकि मुझे तो म्यूज़िक की इतनी समझ नहीं है, हम्म दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चन, के हम कुछ म्यूज़िक है मुझे, मैं देखता हूँ लोगों को नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज में, जो हाई जेंट्री होती है, जो मम्मी डैडी होते हैं, वो पता नहीं बड़ा अजीब सा म्यूज़िक सुनते हैं, और अब मैं उससे कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाता, या बहुत सारे लोग हैं वो कनेक्ट कर नहीं पाते हैं उससे। वेयर एज जब मैं सुनता हूँ अताउल्ला को सुनता हूँ, या मैं नसीबो लाल को सुनता हूँ, या आप कह लें क्या था जिनका लंबी जुदाई वाला था, रेशमा जी। रेशमा जी का, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा एक कनेक्शन फील होता है। नसीबों का नाम है, पता नहीं क्यों ले गया। नहीं नहीं, वो अच्छे गाने हैं उनके, अच्छे भी हैं। अच्छे गाने नहीं, आवाज उसकी बड़ी आवाज जबरदस्त बहुत है। कमाल है, बस वो प्रोड्यूसर्स, आई नो सही प्रोड्यूसर्स के लोगों हाथ ने नहीं उसको चढ़ी। यूटिलाइज किया है डिफरेंट वेज हम्म में, डिफरेंट टाइप हम्म ऑफ ऑडियंस को, बट उसकी आवाज में जो एक दर्द या एक वो है, हम्म तो मतलब क्या मैं दर्द वाले गाने पसंद करता हूँ, या वाई आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू ऑल दोज पीपल, या मैं बड़ी कोशिश की है, लोग दोस्त कहते हैं जी तुमने उसका वो गाना सुना, यो वो पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, हम्म जबकि मुझे ना कोई अट्रैक्शन फील हो रही होती है, मुझे आवाजारी हो रही होती है। हम्म। और मैं जब अताउल्ला की लगाता हूँ तो शायद उनको आवाजारी हो रही हो, तो ये क्या मतलब, वेयर इज द प्रॉब्लम? मतलब भाई मेरा जहाँ तक एनालिसिस है ना, कि कंडीशनिंग का ही गेम है सारा, कि आप बचपन से ना जिस इन्वायरमेंट में आप पले बड़े हैं, आप एक्सपोज रहे हैं जिस तरह की, उसी की कंटिन्यूएशन लेके चलता है। मैंने बहुत कम यानी देखा है कि जो मतलब ना, मतलब हैं ऐसे भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जो लोग यानी विद टाइम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ये वो, लेकिन मोस्टली यही होता है, मेरा खुद के साथ भी यही है कि कि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो बायस्ड हमेशा म्यूजिक जो है हाँ जी, उसकी तरफ जाते हैं। मोस्टली तो वो यही है कि जो यानी जिस इन्वायरमेंट में वो पले बड़े हैं ना, जो उन्होंने बचपन से सुना है, उनको वही चीज़ें जो है ना वो उनके साथ रेजोनेट करते हैं। बाद में यानी चेंज भी करते हैं, मतलब चेंज भी होता है लोगों को लेटर डाउन द रोड जाके। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ना डेली कंजम्पशन क्या है। वो एक बड़ी अच्छी एक म्यूजिशियन है गथरी गोवन, मेरा फेवरेट गिटारिस्ट है, तो उसकी एक वो है, मतलब जिस तरह वो है ना, यू आर व्हाट यू ईट, तो वो इसको बड़े अच्छे तरीके से ना म्यूजिक के अंदर भी ये वो सबसे शामिल करता है।
बेसुरे वो बजाता है, वही वाला ना? हाँ जी लंबे बालों वाला। बिल्कुल। तो वो इस फ्रेज को म्यूजिक के साथ भी बड़ा अच्छे से एसोसिएट करता है। कहता है कि यार जिस तरह का म्यूजिक आप सुनेंगे उसी तरह के आपको आइडियाज भी आएंगे और उसी तरह का म्यूजिक आप और भी सुनेंगे। अच्छा, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं, अताउल्ला को, रेशमा को, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह ही है ना नाम उसका, ये कॉमन है क्या है ये, या ये सारे दुखी गाने गाते हैं तो इस वजह से? नहीं वैसे दुखी तो नहीं, सारे तो नहीं दुखी गाते, मतलब ये 4 लोग मैंने बताया ना, जी 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 जी। तो मुझे मतलब ये सारे सही, एक मजा आता है इनको अच्छा, सुन के। मतलब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है ना। एक तो लैंग्वेज भी है, ठीक है। एक तो लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज का म्यूजिक सुन के ज्यादा मजा आता है। मैं तो सुनता हूँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जिसमें लैंग्वेज ही नहीं होती कोई। तो मुझे तो वो, क्योंकि मैं चूंकि गिटार के साथ एसोसिएटेड हूँ काफी ज्यादा, तो फिर मुझे गिटार बेस्ड म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इन जनरल मुझे अच्छा लगता है वो। क्योंकि फिर मेरा एक ये भी मसला होता है कि जब आप किसी चीज में थोड़ा सा घुस जाए ना, तो फिर आप इंजॉय कम कर रहे होते हैं और आप एनालाइज ज्यादा कर रहे होते हैं तो तुम्हें लगता है कि मैं एक दुखी रूह हूँ इसलिए मुझे इनको पसंद करता हूँ? बिल्कुल अच्छा, सही सही। नहीं मतलब ये है कि एक लैंग्वेज का वाकई बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मैंने सच्ची बात बताऊं कि मैंने भी वेस्टर्न म्यूजिक काफी सुनता रहा हूँ, बैंड्स के म्यूजिक ये वो, लेकिन कभी भी मैंने ना उनके लिरिक्स पे ना तो कभी गौर किया इतना ज्यादा कि अच्छा वो क्या कह रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से पता होता है अच्छा जी कुछ कुछ हो रहा है, और मतलब कभी उस तरह से गौर नहीं किया, ज्यादा फोकस मेरा लेकिन गिटार अगर पे रहा मैं बात करूं पापी 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 चूलो, तो वो बड़ा एक मजे का गाना था। आई डोंट नो उसका मतलब क्या था, गालियां निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं, हो सकता है बट आई वाज वेरी यानी अच्छा मजे का गाना था। अब उस पे मतलब भाई उस पे पावर आ जाती है म्यूजिक की, हम्म कि पापी चूलो जैसे गाने को उठाया ही उसके म्यूजिक ने, और उसकी जो रिदम या जो बीट है ना उसने। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बीट्स वाला जो ये सिलसिला शुरू हुआ ना, आजकल भी आप देखें, मतलब अगर एज अ म्यूजिशियन आप उनको एनालाइज करें ना, उनके जितने भी जो नए गाने आ रहे हैं उसमें थियोरेटिकली या टेक्निकली बहुत कोई कंपोजिशनली कोई मुश्किल चीजें या ऐसी चीजें नहीं हो रही कि बहुत मतलब तरह तरह के राग लग रहे हैं या ताने चल रही हैं या सुर लगा रहे हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। गाने सिंपल हैं लेकिन वो चलते इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि उनकी बीट बहुत पावरफुल होती है, या आप अब नोटिस तो खैर करिएगा। मैं मेरे ख्याल में जो सुर है, मैं भी शायद सुर ही होगा, वो तो खत्म ही हो गया। अब तो वो कहते हैं इधर आ तेरियां लत्तां पन्ना तेनू मैं इंज करा तेनू दो चपेड़ा सुट्टा, ऐसे करके गाने ऐसे ही मोस्टली चल रहे होते हैं। या लड़ाई झगड़ा ही कुछ लोगों में ऐसे चल रहा होता है, तो मोस्टली म्यूजिक इसी तरह ही होता है। बिल्कुल। अब ये कौन, मतलब लोग क्यों सुनते हैं, ये बात पे आ रहा हूँ। इतने वाहियात चीज लोग सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, मतलब वेयर इज द प्लेस विच कनेक्ट्स विद देम कि वो भी इतने वाहियात होते हैं? आई डोंट नो क्या होता है। ये असल में एक मेन वजह तो यही है कि वही बात है जो कि रेजोनेंस, आपके साथ क्या चीज रेजोनेट करती है। अगर आप एक इस चीज को एंजॉय करते हैं, ऐसा म्यूजिक एंजॉय करते हैं कि जिसमें कोई बुरी बातें हो रही हैं या उसकी वीडियोस इस तरह की हैं, तो आप फिर ढूंढेंगे उस तरह की चीजें, या उस तरह का अगर कोई गाना आएगा तो आप उसको बड़े आराम से जो है ना वो उसी को बार बार प्ले करेंगे। तो नहीं, वो मैं असल में वो बताना ही इसलिए चाह रहा था कि वो इस चीज के साथ लिंक्ड है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ये है ना कि हर बंदे ने, उनके पास परचेजिंग पावर है, एंड और अब जो घर में स्टूडियो बनाना बहुत आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि अब कोई भी बंदा उठा के अपने घर पे स्टूडियो एक बना सकता है बेसिक सा, और गाने रिलीज कर सकता है, और उस गाने की उसके पास उसको रिलीज करने की भी उसके पास पूरी इंडिपेंडेंस है, क्योंकि वो अपने गाने यूट्यूब पे डाल सकता है या वो अपने गाने स्पॉटिफाई के ऊपर डाल सकता है, उसमें कोई सेंसर करने वाला नहीं है। टेक की वजह से काफी और नेट आने की वजह से काफी ये है। तो मे भी हमने वर्ड बकवास यूज किया शायद कुछ लोग माइंड भी करें कि हम क्या बात कर रहे हैं इस पे, बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कैसे लिंक होता है। तो आई थिंक वो बात मुझे समझ आती है कि आप रेजोनेट करते हो। क्या रेजोनेट किए बगैर आप गाना नहीं सुन सकते या म्यूजिक नहीं सुन सकते? मजर भाई वो फिर पैसिव लिसनिंग हो जाती है। यानी अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है,
आपका ध्यान म्यूजिक पे नहीं है, आपका ध्यान अपने उस डिनर कॉन्वर्सेशन के ऊपर है, तो उस केस में म्यूजिक एज अ वॉलपेपर सर्व कर रहा होता है आपके लिए कि अच्छा ठीक है यार कुछ हो। शादियों में भी ऐसे ही हो जाता है कि खाना खाने के टाइम खास तौर पे कि पीछे म्यूजिक चल रहा है और बस आपने बस माहौल को फिल करने के लिए आप वो, तो इस तरह की भी लिसनिंग होती है। या फिर अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उसमें भी जरूरी नहीं होता कि आप जो है ना गाने पे या म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं, बस पीछे आपने वो बैकग्राउंड के लिए चलाया हुआ। जो सीरियस किस्म के लिसनर्स हैं वो तो प्रॉपर जनाब माहौल बना के कि जी मैंने तो सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी है, मैंने कमरे में अपने आप को बंद करना है। इवन के लोग, मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ तो लाइटें भी ऑफ करते हैं, ठीक है जी, लाइटें ऑफ करके आंखें बंद करके ट्रैक चलाना और मैंने सिर्फ म्यूजिक को सुनना है कि भाई एदज गल की हो रही और बीच में जिन आ जाए बिल्कुल ऐसे ही है।